नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। तो आज हम लोग टीपीए का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे नोटिस आखिर होता क्या है, देन हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार एक्चुअल नोटिस क्या है, देन कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, एंड देन वो 5 केसेस जहाँ पे लॉ प्रिज्यूम करता है कि आपको नोटिस होनी चाहिए। एट द एंड हम लोग लैंडमार्क केसेस और उसके जजमेंट्स को देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले नोटिस होता क्या है इसको समझते हैं। नोटिस दो तरीके का होता है दोस्तों। नोटिस दो तरीके का होता है। नोटिस का मतलब आपको फैक्ट्स की क्या जानकारी है। सपोज आपको एक्चुअल में फैक्ट्स की जानकारी है और उस एक्चुअल जानकारी के हिसाब से आप कोई एक्शन ले रहे हैं, दैट इज एक्चुअल नोटिस, दैट इज एक्चुअल नोटिस। दूसरा, आपको एक्चुअली में जानकारी तो है नहीं, आपको एक्चुअली में जानकारी नहीं है बाय एनी रीज़न, सपोज नेग्लिजेंस के कारण या किसी भी रीजन से आपको एक्चुअली में जानकारी है नहीं, बट लॉ प्रिज्यूम करता है कि आपको जानकारी है। लॉ प्रिज्यूम करता है कि आपको नोटिस इस बात की होनी चाहिए। तो इस तरह के नोटिस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। तो आने वाले अभी स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे 5 केसेस हैं जहां पे लॉ प्रिज्यूम करता है कि आपको नोटिस होना चाहिए एज अ रीजनेबल पर्सन। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नोटिस क्या होता है। नोटिस इज नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नोटिस इज अवेयरनेस, नोटिस इज कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट। ये चीज़ें हैं नोटिस। ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस और कॉग्निजेंस किसी भी चीज़ के बारे में आपको होना चाहिए, दैट इज नोटिस। नाउ सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है। सेक्शन 3 बोलता है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को नोटिस है या नहीं ये हम तब मानेंगे जब पहला तो वो कि डायरेक्टली फैक्ट को जानता हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो फैक्ट को जानता है, एंड दैट इज़ द एक्चुअल नोटिस, दैट इज़ द एक्चुअल नोटिस। दूसरा ये हो सकता है कि लॉ बोलता है ही आउट टू हैव नोन द फैक्ट, उसे फैक्ट पता होनी चाहिए एज अ रीजनेबल पर्सन। अगर वो थोड़ा सा भी प्रूडेंटली एक्ट करता तो उसे फैक्ट के बारे में ज़रूर जानकारी होती। तो दूसरा ये, इसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोला जाता है, इसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोला जाता है। अब ये नोटिस का कंसेप्ट आया क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था दोस्तों कि जितने भी अनकॉन्शियस ट्रांजैक्शन हो रहे थे या फिर जो लोग बाद में कोर्ट में जाके बोल रहे थे कि इस ट्रांजैक्शन का तो मेरे को पता ही नहीं है, इस अनकॉन्शियस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। देन दूसरा काम था कि जब दो पार्टी कोर्ट में क्लेम कर रही है कि मेरी प्रॉपर्टी है और ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट को डिटरमाइन करने में आसानी हो कि आखिर दो पार्टी के बीच में किसका राइट है, किसका क्लेम है भाई। और फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा था प्रॉपर्टी के मामले में, तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए भी ये नोटिस का कंसेप्ट आया। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लेते हैं एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉपर्टी अब वाई के नाम पे हो गई, टाइटल डीड जो है वो वाई का हो गया है। अब अभी टाइटल डीड किसका है, वाई का है। मान लेते हैं एक्स ने सेम प्रॉपर्टी जेड को बेच दी। तो अब जब एक्स को सेम प्रॉपर्टी जेड को बेच दी तो और जेड क्या है, जेड चला गया कोर्ट। कोर्ट जाकर के जेड बोलता है हमें तो पहली वाली टाइटल डीड का पता ही नहीं है। कोर्ट बोलता है नहीं, टाइटल डीड जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है। टाइटल डीड क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। और अगर टाइटल डीड रजिस्टर्ड होता है तो आपको कोर्ट मानता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे आपने देखा नोटिस दो तरह का होता है, एक्चुअल नोटिस या फिर एक्सप्रेस्ड नोटिस। ये वो नोटिस होते हैं जो एक्चुअली में एक्सप्रेस्ड होते हैं। जैसे एक्स ने वाई को बेचा ज़मीन, ठीक है, एक्स जब जेड को बेचने गया तो वाई ने जेड को बता दिया कि भाई ये ज़मीन तो मेरी है। दैट इज़ द एक्चुअल नोटिस जो जेड के पास है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इम्प्लाइड नोटिस जो लॉ प्रिज्यूम करता है कि जेड के पास होना चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं दोस्तों एक एक करके दोनों को। एक्चुअल नोटिस के बारे में, अ पर्सन एक्चुअली नोज द फैक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द राइट। पर्सन एक्चुअली जानता है कि फैक्ट्स के बारे में और जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। पर्सन को डायरेक्ट नॉलेज है फैक्ट का, ये इस केस में हम बोलेंगे इस पर्सन को क्या है, एक्चुअल नॉलेज है। बट कुछ कंडीशन है दोस्तों, ये फुलफिल होने चाहिए फॉर दी एक्चुअल नोटिस। वो कंडीशन क्या है, पहला इन्फॉर्मेशन जो भी है वो डेफिनेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन वेग नहीं होना चाहिए। वेग नहीं होना चाहिए इसका मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे कुछ कंक्लूजन निकले। इन्फॉर्मेशन जो है उस ट्रांजैक्शन के, जिस ट्रांजैक्शन का डिस्प्यूट है उस ट्रांजैक्शन से रिलेट करना चाहिए, उस ट्रांजैक्शन से मिलता जुलता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई को ज़मीन बेच दी, सेम एग्जांपल दोस्तों। फिर एक्स ने जेड को बेचनी चाहिए तो वाई ने क्या किया, जेड को बता दिया। दैट इज़ द एक्चुअल नोटिस। जेड को एक्चुअली में पता चल गया, जेड को एक्चुअल नोटिस था कि वो ज़मीन, वो प्रॉपर्टी किसकी थी, वाई की थी। और फिर जेड क्या करता है, प्रॉपर्टी को नहीं खरीदता है।
दैट इज कॉल्ड एक्चुअल नोटिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसमें क्या होता है, ये नॉलेज है जो लॉ प्रिज्यूम करता है कि उस व्यक्ति के पास है, उस व्यक्ति के पास होना चाहिए, अगर वो थोड़ा सा भी रीजनेबल इंक्वायरी किया होगा, अगर वो थोड़ा सा भी रीजनेबल इंक्वायरी किया होगा तो ये नॉलेज तो उस व्यक्ति के पास होगा ही होगा। इवन दो हो सकता है वो आदमी उस फैक्ट को नहीं जानता हो, बट लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि उस व्यक्ति के पास नॉलेज होगा बिफोर परचेजिंग द प्रॉपर्टी। अब वो 5 केसेस हैं जहां लॉ प्रिज्यूम करता है कि व्यक्ति के पास नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला केस है विलफुल एब्स्टिनेशन फ्रॉम इंक्वायरी। मान लेते हैं एक पर्सन है, वो डेलिबरेटली इंक्वायरी नहीं कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। मान लेते हैं एक्स ने वाई को बोला कि भाई ये लो मेरी टाइटल डीड, ये लो मेरी टाइटल डीड, इसे देख लो। वाई बोल रहा है नहीं मेरे को नहीं देखना, मेरे को तुम पे बहुत भरोसा है, ये ले मेरा साइन, ये ले मेरा साइन। तो भाई ये तो आपने, और बाद में कुछ इनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो इन्होंने लॉ ये मानेगा कि इन्होंने विलफुल अब्सटेन किया, ये अपनी मर्जी से इंक्वायरी को छोड़े हैं। ठीक है, एक रीजनेबल पर्सन को टाइटल डीड देखना पड़ेगा बिफोर बाइंग द प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल देख लें एक्स और वाई है, बायर है, मान लेते हैं ये हमारा वाई क्या है, बायर है, वाई क्या है, बायर है, बेच खरीदने वाला, और एक्स क्या है दोस्तों, सेलर है। तो बायर को चेक करना होगा, और सपोज बायर ने टाइटल डीड को चेक ही नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया चेक करने से, और बाद में लॉ कोर्ट में जाकर के बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था। बट यहाँ पे लॉ नहीं सुनेगा, कोर्ट विल प्रिज्यूम कि उस पर्सन को उस टाइटल डीड के जितने भी कंटेंट हैं, सबका क्या है, नॉलेज है। इस पे एक लैंडमार्क केस था दोस्तों, बैंक ऑफ बम्बई वर्सेस सुलेमान। इसमें क्या हुआ, प्रॉपर्टी जो है विल के थ्रू रिसीव्ड हुई, प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ चार्जेस थे, बैंक ने टाइटल डीड को एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी इंक्वायरी के। ये जो बैंक ऑफ बॉम्बे है, इन्होंने टाइटल डीड को एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी इंक्वायरी के। कोर्ट ने बोला कि भाई ये, बाद में बैंक बोलता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था। कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज़ विलफुल एब्सटेंशन, आपने विलफुली चेक नहीं किया है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपके ऊपर क्या होगा, माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें होता है ग्रॉस नेग्लिजेंस। देखिए नॉर्मल नेग्लिजेंस तो कोर्ट कुछ नहीं बोलता, बट नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस। नॉर्मल नेग्लिजेंस इज ओके, बट ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं चलेगा। एक ऐसा काम जो कि मोर देन ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर मोर देन ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस है तो वो ग्रॉस नेग्लिजेंस है, और ग्रॉस नेग्लिजेंस वाले केस में कोर्ट नहीं कुछ समझेगा भाई, इसमें कोर्ट ये मानेगा कि आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। फॉर एग्जांपल एक्स ने एक परचेज करी प्रॉपर्टी विदाउट टाइटल डीड को एग्जामिन किए, टाइटल डीड को बिना एग्जामिन किए कोर्ट ने प्रॉपर्टी खरीदी, बट बाद में एक डिफेक्ट पता चला। जब बाद में डिफेक्ट पता चला तो फिर वो कोर्ट के पास जाएगा, तो यहाँ पे कोर्ट नहीं मानेगा, कोर्ट बोलेगा कि भाई सिंपल नेग्लिजेंस को हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं मानेंगे, सिंपल नेग्लिजेंस इज ओके, वो कोर्ट आपको कुछ नहीं बोल रहा। बट जब आप ग्रॉस नेग्लिजेंस कर रहे हैं तो कोर्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानेगा। ये समझ में आ गया। नाउ द थर्ड थिंग इज रजिस्ट्रेशन एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। रजिस्ट्रेशन एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या होता है, सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलता है कि अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिसका कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए और डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, इस केस में हर सब्सिक्वेंट परचेजर को ऐसा माना जाएगा, कोर्ट ऐसा मानेगा कि हर सब्सिक्वेंट परचेजर के पास क्या है, उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का नोटिस है। कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन ये है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन के बुक्स में प्रॉपरली एंटर्ड होना चाहिए, करेक्टली इंडेक्स्ड होना चाहिए। ऐसे रजिस्ट्रेशन को कोर्ट कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानता है। फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई को ज़मीन बेच दी बाय रजिस्टर्ड सेल डीड। अब क्या है, जेड परचेज करता है सेम प्रॉपर्टी को, मान लेते हैं जेड परचेज करता है सेम प्रॉपर्टी को, तो लॉ प्रिज्यूम करेगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ जेड। जेड ये नहीं बोल सकता कि मुझे तो वाई के टाइटल डीड का पता ही नहीं था, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस लॉ प्रिज्यूम करेगा। नेक्स्ट है एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस। सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है दोस्तों कि पोजेशन इटसेल्फ सर्व्स एज अ नोटिस। पोजेशन अपने आप में क्या है, एक नोटिस है। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति कोई ज़मीन खरीदने गया, एक्स एक प्रॉपर्टी खरीदने गया, तो एक्स को इंक्वायर करना चाहिए कि आखिर एक्चुअल पोजेशन में जो पर्सन है उसके क्या राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक्स वाई और जेड है, ठीक है, पोजेशन जेड का है, मान लेते हैं पोजेशन क्या है, जेड का है। एक्स ने वाई से परचेज कर ली, एक्स ने वाई से क्या करी, परचेज करी, तो
वाई ऐसा माना जाएगा कि वाई को नोटिस है जेड के राइट का, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन क्या है, किसका है, जेड का है दोस्तों। इसमें एक केस था राम निवास वर्सेस बानो, 2000 का केस है। इसमें एक टेनेंट थे जिनका एग्रीमेंट था परचेज करने का, ठीक है। टेनेंट पोजीशन में था और लेटर बाद में क्या हुआ, प्रॉपर्टी को बेच दिया गया दूसरे परचेजर को। सुप्रीम कोर्ट बोला कि पोजेशन ऑफ टेनेंट इटसेल्फ अमाउंट टू नोटिस। तो परचेजर को ये इंक्वायर कर लेना चाहिए था टेनेंट्स के राइट में, एक्चुअली टेनेंट्स का राइट बनता था वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 5वां, नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसके 2-3 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, तो अगर कोई नोटिस इन बंदों को है तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो इनका प्रिंसिपल है इनको भी नोटिस है। इसका मतलब एजेंट को जो नोटिस मिला है वो माना जाएगा, वो एजेंट का नोटिस प्रिंसिपल को भी नोटिस है, ऐसा माना जाएगा। हो सकता है एजेंट अपने प्रिंसिपल को बताए ही ना, बट लॉ ये नहीं देखेगा। लॉ ये देखेगा कि अगर एजेंट को नोटिस दिया गया इसका मतलब प्रिंसिपल डीम्ड टू हैव नोटिस, प्रिंसिपल डीम्ड टू हैव नोटिस। यहाँ पे एक मैक्सिम है दोस्तों, क्वी फेसिट पर एलुम फेसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। ठीक है दोस्तों, ये मैक्सिम आप याद कर लेंगे। एग्जाम्पल के लीजिए, मान लीजिए एक्स एजेंट है, वाई क्या है, प्रिंसिपल है, और अगर एक्स किसी फैक्ट को जानता है तो ऐसा माना जाएगा कि वाई को भी उस फैक्ट का इन्फॉर्मेशन है। इसमें एक केस है दोस्तों, मोहम्मद मुस्तफ़ा वर्सेस हाजी मोहम्मद ईसा। इस केस में क्या हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा एक टेनेंट थे, एक प्रॉपर्टी था जिसमें टोटल 6 लोग थे। 6 लोग में एक लोग क्या था, मोहम्मद मुस्तफ़ा था। इसके जो ओनर थे हाजी मोहम्मद ईसा, इन्होंने बोला कि भाई 20,000 रुपये में मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को प्रॉपर्टी दे दूंगा। मुस्तफ़ा ने क्या किया, 7,000 पे भी कर दिया, और बाद में क्या किया, हाजी मोहम्मद ईसा ने दूसरे डिफेंडेंट D2 एंड D3 को भेज दिया। नाउ द इशू इज, क्या डिफेंडेंट D2 और D3 बोनाफाइड परचेजर होगा? अगर वो बोनाफाइड परचेजर होगा तो ही कैन क्लेम राइट्स। और क्या उसे अर्लियर एग्रीमेंट के बारे में नोटिस था? कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कंस्ट्रक्टिव नोटिस तभी अप्लाई होता है जब किसी व्यक्ति का एक्सक्लूसिव पोजेशन होगा, बट इस केस में मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक्सक्लूसिव पोजेशन नहीं था। मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ और भी 5 लोग थे जो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा वाज नॉट इन एक्सक्लूसिव पोजेशन। D2 D3 बोनाफाइड परचेजर मान लिया गया और परचेजर के राइट को प्रोटेक्ट किया गया। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा नोटिस के बारे में। नोटिस के बाद हमने देखा एक्चुअल नोटिस क्या होता है, फिर हमने देखा कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव हमने वो 5 केसेस देखा जब कोर्ट प्रेज्यूम करेगा कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको है, और फिर इसके साथ साथ हमने 3 केस लॉज देखे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।